हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकॉर्डिंग क्लासिकल फिजिक्स। जो ब्लैक बॉडी कल जब हमने कृष्णिका विकिरण को पढ़ा, उनसे जो ग्राफ आए ना, उन ग्राफ का जो अध्ययन था वो किसने किया था, ल्यूमर तथा प्रिंगशैम ने किया था। तो उनको प्रूफ करने के लिए सबने वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या दिए, नियम दिए। तो सबसे पहला जो नियम था वो किसने दिया था, वीन्स रेडिएशन लॉ, अर्थात वीन का विकिरण नियम। वीन ने क्या किया था, एक आधार बनाया था। किसको, वीन ने आधार बनाया था थर्मोडायनेमिक्स। किसको, थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स को आधार बनाते हुए जो ल्यूमर तथा प्रिंगशैम ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो ग्राफ दिया था, उसका क्या किया था, सैद्धांतिक प्रूफ दिया था। बेटा कौन सा, सैद्धांतिक प्रूफ दिया था। थियोरिटिकल प्रूफ, एक्सप्लेनेशन बोल दो या थ्योरेटिकल क्या दिया था, प्रूफ दिया था। अब याद करो ग्राफ क्या था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ था ई लेमडा और लेमडा के बीच, ई लेमडा और लेमडा के बीच। ठीक है बेटा, ई लेमडा क्या था, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता। और जो एक लेमडा था वो क्या था, इसमें तरंग दैर्ध्य। क्या था बेटा, तरंग दैर्ध्य। अब देखो वीन ने क्या किया था, वीन ने एक रेंज ली है। बोले कि यदि आपको कोई बोल दे लेमडा की कोई परास ले ले, लेमडा की क्या ले ले, कोई रेंज ले ले। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया लेमडा की वैल्यू फॉर एग्जांपल पहले 5 थी और फिर 8 आ गई, तो डी लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यदि आपको किसी दिए गए लेमडा की परास में कोई बोले स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान कितना होगा, तो वो वैल्यू निकालने के लिए वीन ने क्या दिया था, अपना रेडिएशन अर्थात विकिरण का नियम दिया था। तो यहाँ पे है क्या, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है तो है ना ई लेमडा, और एनर्जी थी किसकी, जो रेडिएशन निकल रहा था उसी की तो एनर्जी थी ना। तो अब वीन का विकिरण नियम क्या हो जाएगा, वीन का विकिरण जो नियम दिया था उसने दिया था कि आप किसी भी ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कोई भी लेमडा की रेंज में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो इसके लिए उसने एक्सप्लेनेशन दिया था ए अपॉन लेमडा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लेमडा टी, ठीक है बेटा, इनटू मल्टीप्लाई बाई डी लेमडा। तो डी लेमडा हो गया, लेमडा की रेंज होगी, जहाँ पे ये फंक्शन है किसका है बेटा, लेमडा टी का, ठीक है। और ए क्या है, कॉन्स्टेंट, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य। अर्थात आप स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और लेमडा के बीच जो ग्राफ है ना, उसका एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू दे सकते हो। तो देखिए ग्राफ कैसे है था कि जैसे जैसे हमारा लेमडा बढ़ता है, ई की टी की जैसे जैसे हमारा टी बढ़ता है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग लेमडा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो टी बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 1500 ले लीजिए, और यहाँ पे कितना ले लीजिए, यहाँ पे T1 ले लीजिए, यहाँ पे कितना है T2 है ना, और ये कितना ले लीजिए 2000 ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे टी बढ़ रहा है, लेमडा क्या हो रहा है, पीछे की तरफ विस्थापित हो रहा है। इसका यदि एक ग्राफ और बनाना चाहिए अपन आवृत्ति के बेस पे, अर्थात न्यू के बेस पे, तो ये वो ग्राफ कैसे हो जाएगा, वो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि लेमडा और न्यू क्या रहते हैं, आपस में व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं ना। तो इसका उल्टा ग्राफ कैसे बन जाएगा। अब यदि आपको कोई बोले स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ठीक है, जिसको अपन आगे यू न्यू भी बोलेंगे ना, यदि आपको ई न्यू और डी न्यू का ग्राफ मिल जाए, ग्राफ लेना हो किसके बीच में, न्यू के बेस में, तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो न्यू कम नहीं होगा, न्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। दैट्स मीन्स अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लीजिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे T1 ले लीजिए, ये T1 हो गया 1500 और T2 हो गया कितना, 2000। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब अपन वापस चलते हैं किसके, वीन के विकिरण नियम पे। क्या बोला, किसी भी दिए गए तरंग दैर्ध्य परास के मध्य स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान क्या कर सकते हो, आप ज्ञात कर सकते हो। वापस इसने आधार किसको बनाया, उष्मागतिकी को। सैद्धांतिक क्या दिया, प्रूफ दिया। किसका दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ मिला बेटा, उसका क्या दिया, प्रूफ दिया। किसने अध्ययन किया था, ल्यूमर तथा प्रिंगशैम ने। अब देखिए वापस इसको जब अपन आगे लिखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ई लेमडा डी लेमडा, ठीक है बेटा, ये हो गया ए इंटू लेमडा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की पावर कितनी हो जाएगी, -5, वेयर एफ लेमडा, वेयर एफ लेमडा, वेयर एफ लेमडा इज नथिंग बट एक वैल्यू है e की पावर -a अपॉन कितना
लेमडा टी। अभी ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दें, इसको इक्वेशन बोल दें, इक्वेशन 1 इसको बोल दें अपन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या कर सकते हैं बेटा, अपन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a लेमडा की पावर -5 और यहाँ पे हो जाएगी e की पावर -a अपॉन कितना हो जाएगा के टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा d लेमडा, यहाँ पे कितना आ जाएगा d लेमडा। तो ये क्या कहलाता है, यही वीन का विकिरण नियम कहलाता है। किसके लिए प्रूव किया था, लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी के जो ग्राफ आए थे ना, उनके जो आंसर आए, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये तो था वीन का विकिरण नियम। अब पढ़ेंगे अपन रेले जीन का विकिरण नियम। देखो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये बेटा यदि पूछेगा ना आपको तो 1.5 से 3 नंबर के बीच में पूछेगा। 1.5 से 3 नंबर के बीच में कैसे पूछ सकता है, यदि केवल और केवल नियम पूछे कि भाई उसने क्या दिया था, किसी लेमडा परास के मध्य स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता का आप मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो परिभाषा लिख के यदि आप इतना लिख दो 1.5 नंबर क्लियर है। लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन पूछे विथ ग्राफ, तो ये किस में आ जाएगा, फिर यही 3 नंबर में पूछा जाएगा। अब जो अपन पढ़ेंगे कौन सा, रेले जीन का विकिरण नियम, वो थोड़ा लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो पूछे जाएगा तो या तो 3 में, और हो सकता है यदि फुल एक्सप्लेनेशन पूछे तो हो सकता है 6 या 7 नंबर में भी पूछे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेले जीन का विकिरण नियम। आइए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं रेले जीन का विकिरण नियम। रेले जीन का विकिरण नियम, देखो बेटा इसको अपन को 3 भागों में बांटना है। उसने आधार क्या माना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो रेले जीन ने क्या आधार माना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स को क्या माना अपना आधार, जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो। इसका मतलब कणों की वितरण की संख्याओं के वितरण के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, पहली बात। दूसरा, लॉ ऑफ इक्विब्रेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ऊर्जा का समविभाजन नियम को उसने माना। उसने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि यदि हमें कैसे न कैसे करके जो कृष्णिका है ना, उसमें यदि कणों की संख्या मिल जाए, मतलब हमको एन लेमडा डी लेमडा मिल जाए, एन लेमडा डी लेमडा मिल जाए, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक के अकॉर्डिंग अपन ने समविभाजन नियम निकाले तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, एनर्जी आ जाएगी केटी। तो कुल मिला के अपन यह बोल सकते हैं कि टोटल अपन एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हैं। और ऊर्जा घनत्व निकल जाएगा तो अपन क्या कर सकते हैं, विकिरण की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इसका बेस क्या है, पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। दूसरी बात क्या, उसने किसको यूज किया, ऊर्जा का समविभाजन नियम को यूज किया। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वाला। ठीक है, तीसरी बात, अब ये बोलता क्या है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट समझना। उसने माना कि कृष्णिका से अप्रगामी अर्थात स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंगे क्या होती है, निकलती है। अब अप्रगामी तरंगे घनाकार कोटर से भी निकलती है, समझ रहे हो ना बेटा। तो उसने कृष्णिका को एक प्रकार से क्या मान लिया, उसने कृष्णिका को एक प्रकार से घनाकार क्या मान लिया, कोटर मान लिया। देखिए कैसे उसने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जैसे मान लीजिए क्यूब है, बॉक्स है ना, वही एक प्रकार की क्या है, कृष्णिका है, क्योंकि इस क्यूब में भी क्या निकलती है, यदि एक प्रकार का घनाकार कोटर हो उसमें भी अप्रगामी तरंगे निकलती है। तो उसने कृष्णिका को और घनाकार कोटर को एक जैसा मान लिया, और फिर क्या ले लिया, एक मान लीजिए इसमें पार्टिकल को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, और उससे जितने भी एलिमेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पर इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई डेफिनेशन क्या है। इसने बोला कि जिस प्रकार एक घनाकार कोटर से अप्रगामी तरंगे निकलती है, उसी प्रकार कृष्णिका से भी क्या होती है, अप्रगामी तरंगे निकलती है। और अप्रगामी तरंगे कृष्णिका से निकालता कौन है, परमाणुीय दोलित्र। परमाणुीय दोलित्र का मतलब हमने कल कृष्णिका को कैसे बनाया, ऐसे बनाया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एटम है, अब उसको एनर्जी मिली है, तो वो क्या करेगा बेटा, वो वाइब्रेट करता रहता है। वाइब्रेट करता 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 0 से लेके अनंत तक की सारी क्या होती है, विकिरणें को वो निकालता भी है। और विकिरणों की जो कंपन विधाएं हैं ये समझिए, जैसे मान लीजिए एक कोई विकिरण ऐसे निकल रही है, दूसरी मान लीजिए इस हिसाब से निकल रही है, तीसरी अब ये इसके जस्ट अपोजिट है ना ऐसे। तो जितने भी प्रकार की कंपन विधाएं हैं उनको इंक्लूड किया, और क्या माना, उन्होंने माना कि जिस प्रकार से घनाकार कोटर से अप्रगामी तरंगे निकलती है ना, उसी प्रकार से हमारे कृष्णिका के जो परमाणुीय दोलित्र है वो भी कौन सी तरंगे निकालते हैं, स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंगे। तो ये क्या था कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था कि घनाकार कोटर को, देखना बेटा, घनाकार कोटर को उसने क्या मान लिया, घनाकार कोटर को ही इसने मान लिया ब्लैक बॉडी। क्या मान लिया, कृष्णिका मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि कृष्णिका से अप्रगामी तरंगे निकल रही है और
घनाकार कोटर से अभी क्या निकल रही है, अप्रगामी तरंगे निकल रही है। दैट्स वाई घनाकार कोटर इक्वल्स टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या करना है, अब अपन को इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि किस प्रकार घनाकार कोटर से जो तरंगे निकलती है और अप्रगामी तरंगे यदि माना है तो अप्रगामी तरंगों का समीकरण क्या होगा। यदि समीकरण माना है तो कृष्णिका से जो परमाणु दोलित जुड़े हुए उनसे किस फॉर्म में क्या निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी। तो बेस क्या था, अप्रगामी तरंगे। तो अपन कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है y बराबर a साइन के, x बोल दीजिए या r बोल दीजिए, कितना हो जाएगा cos ओमेगा टी। ठीक है, वेयर के होता है संचरण नियतांक और प्रोपगेशन कांस्टेंट। के क्या हो गया, संचरण नियतांक। ये लो बेटा, ये हो गया संचरण नियतांक। उसके बाद आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब संचरण नियतांक है तो कृष्णिका से तो जो विकिरण निकलेगी वो तीनों डायरेक्शन में निकलेगी, ऐसा है नहीं कि सिर्फ इस दिशा में निकलेगी, हर दिशा में निकलेगी। इसका मतलब संचरण नियतांक को अपन मान लेते। संचरण नियतांक के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के एक्स आई के, के वाई जे के और के जेड के। ठीक है, इसी प्रकार से आर की वैल्यू मानो तो आर एक्स क्या हो जाएगा, आई केप। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे बोल दीजिए, एक्स आई केप वाई जे केप, और जेड क्या हो जाएगा बेटा, जेड हो जाएगा के केप। जब वैल्यू पुट आउट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास जो संचरण जो स्टेशनरी वेव है इसका इक्वेशन बनेगा, कितना बनेगा, ए साइन के एक्स एक्स के वाई वाई, के एक्स ऐसे लिख दीजिए, के एक्स है ना, और के एक्स एक्स के वाई वाई, और कितना हो जाएगा के जेड जेड। ये क्या बन गया हमारे पास, कॉस ओमेगा टी रह गया ना, कॉस ओमेगा टी। ये बन गया स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले रखी है, के इक्वल्स टू ले रखा है, के एक्स की वैल्यू ले रखी है एन पाई अपॉन ए। के वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एन वाई पाई अपॉन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और के जेड की वैल्यू हो जाएगी एन जेड पाई अपॉन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि जो के लिए रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो कितनी आती है, के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आता है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा, के जेड स्क्वायर। ठीक है, और के होता क्या है, के संचरण नियतांक है, और संचरण नियतांक नथिंग बट के इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई लेमडा। कितना होता है, 2 पाई बाई लेमडा। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में के एक्स के वाई के जेड की भी वैल्यू रख देंगे, और क्या रख देंगे, 2 पाई बाई लेमडा यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा अपॉन क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एन एक्स पाई अपॉन ए का, एन एक्स पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर है ना, ये टोटल का क्या हो जाएगा, यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन वाई पाई अपॉन कितना हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, के स्क्वायर की वैल्यू। अब अपन क्या के की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू निकालने के लिए के की वैल्यू क्या होती है, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर एंड के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अपन जानते हैं क्या के क्या होता है, संचरण नियतांक। वैल्यू नथिंग बट 2 पाई बाई लेमडा। पुट द वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन, देन 2 पाई बाई लेमडा का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स अपॉन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, एन वाई पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, अगेन एन जेड पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछेगा तो अच्छे नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। इसको देखो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर बेटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर, और एन कितना आ जाएगा बेटा, जेड स्क्वायर। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए स्क्वायर को ऊपर भेज दें, ए स्क्वायर को ऊपर भेज दें, और साथ में एक काम भी कर लें। क्या कर लें, वी नो दैट न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, देन लेमडा इज इक्वल टू नथिंग बट सी अपॉन न्यू। ये वैल्यू लिख देते हैं,
कहाँ पे, लेमडा की जगह। तो देखो 4a² आया और लेमडा की जगह लिखना है अपन को c/न्यू, तो ये आ जाएगा c² और न्यू क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा nx² एन y² और क्या आ जाएगा nz²। ये कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ, हर टर्म की सारे स्टूडेंट है क्लास में, है ना। कोई वीक हो तो उसको ये भी समझ में नहीं है तो ये भी क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। ठीक है बेटा। अब देखो आगे, जहाँ पे nx ny nz क्या है ये देखना, nx ny और nz, ये देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ये टोटल होते हैं कंपन विधाओं की संख्या। कंपन विधाओं की संख्या मतलब देखो, जैसे मान लीजिए एक एटम है ना, वो वाइब्रेट कर रहा है। अब ऐसे तो है नहीं जो हमने घनाकार क्वार्टर बनाया उसमें कहीं पर एक ही एटम होगा, ऐसी तो बात है नहीं। यहाँ पे एक होगा, बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों में होंगे ना। तो होंगे क्या कि वो हर दिशा में क्या होंगे बेटा, संचरित होंगे। तो एक्स दिशा में कितने हैं, वाई दिशा में कितने हैं और जेड दिशा में कितने हैं। बस ये डायरेक्शन शो करने के लिए nx ny nz लगाई। अब ये है क्या, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये एक्स दिशा में हो गए, ये वाई दिशा में हो गए और एक जेड दिशा में हो गए। तो कंपन विधाओं की क्या आ गई, संख्या आ गई। तो nx ny nz। अब देखो, अब ये रेले जी ने कंसिडर किया कि एक उन्होंने क्या किया, एक एन रेडियस का क्या माना, गोला माना। एन रेडियस का क्या माना, गोला माना। तो उस रेडियस का गोला माना, तो गोले का क्या होता है, आयतन होता है, सिंपल सी बात है। तो उसने कहा कि कुल जो कंपन विधाओं की संख्या होगी, कुल क्या होगी, कुल कंपन विधाओं की संख्या, ये भी बताऊंगा कैसे होगी। कुल कंपन विधाओं की जो संख्या होगी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, विधाओं की संख्या। कुल कंपन विधाओं की जो संख्या रहेगी ना बेटा, वो रहेगी जो आपने एन त्रिज्या का गोला माना, उसकी क्या 1/8वां भाग, उसके आयतन का 1/8वां भाग। और आयतन कितना होता है बेटा, 4/3 पाई। अब आर की जगह क्या लेना पड़ेगा, बस क्या ले लीजिए n³। अब समझो क्यों होता है 1/8वां भाग। देखो परमाणु 2 लीटर होते हैं ना, तो उसमें एक परमाणु ये कि नहीं फ्री रहता, वो भी और एटम से क्या रहता है, बाउंडेड रहता है। तो वह टोटल मतलब फ्रीली नहीं क्या कर पाता, वो वाइब्रेट नहीं कर पाता, अर्थात कंपन नहीं कर पाता। तो अपन ये नहीं कहते कि पूरे आयतन में जो सारे पार्टिकल्स है वो क्या पूरे आयतन में क्या करेंगे, कंपन। नहीं, अपन बोल सकते हैं कि जो टोटल आयतन है ना, उसका कितना 1/8वां भाग ही क्या यूज़ हो रहा होगा, कंपन के लिए यूज़ हो रहा होगा। सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे आगे शायद, है ना। देखो तो कुल कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी, 1/8 इंटू दिस। और n क्या था, n यहाँ से देख लो ना, ये n² ही तो बना ना टोटल। देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n² या स्मॉल n², ये लिख दीजिए, क्योंकि हमने क्या माना है, स्मॉल n माना है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया n²। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू नथिंग बट हो जाएगा रूट, इसका मतलब 2a न्यू अपॉन कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये लीजिए बेटा, यहाँ पे आ जाएगी कंपन विधाओं की संख्या, एक कंपन विधाओं की संख्या किसमें, कुल आयतन में। तो बताओ कुल आयतन कितना होगा, हम ले क्या चल रहे हैं, अपन लेके चल रहे हैं एक क्यूबिक। घनाकार बॉक्स लिया ना, घनाकार क्वार्टर, तो क्यूबिक लिया, तो क्यूबिक का आयतन कितना होता है भाई, a³। तो हमारे पास जो कुल गोले का आयतन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, a³ के घनाकार क्वार्टर का आयतन रहेगा a³ के बराबर। ये हमने कंसिडर किया है, लेके अपन ये चल रहे हैं। देखना यहाँ पे डबल बात हो रही है, ठीक है। कंसिडर ये किया है कि हाँ मान लो एक गोलाकार मान लो, उसके कितना भाग, 1/8वां भाग किसका, आयतन का क्या होगी, कुल कंपन विधाओं की संख्या होगी। लेकिन वो गोला होगा किस में, होगा तो क्यूब में ना। तो आयतन अपन बोल दें कि कुल आयतन में कंपन विधाओं की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बोल दें कि कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में निकालो। तो कैसे निकालेंगे, a³ का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे ना बेटा। तो कुल कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन के लिए, देखो बेटा यहाँ तक क्लियर है। एक बार आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टर्म बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आगे क्या होगा, ये पूरा सोल्व होगा। तो देखिए अपन निकाल लें कंपन विधाओं की संख्या एकांक आयतन के लिए। चलो आओ, देखो बेटा यहाँ पे a का क्या लगा दीजिए सर, भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन कितना हो जाएगा, a³। इसको मैं बोल रहा हूँ वापिस कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या। ये लो बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/a³ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ये और कितना आ जाएगा, 1/6 कितना हो जाएगा, पाई n³
क्यूब, पाई क्या होगा n क्यूब। n के लिए क्या आ गई, n एक फिक्स वैल्यू आ गई रेडियस के लिए। अब बताओ क्यों, ज़रूरी थोड़ी है कि जो अपन है जो ये घनाकार क्वार्टर बनाए वो n रेडियस का बनाए। अब कोई हो सकता है n से ज़्यादा भी ले ले, और क्या हो सकता है हो सकता है बेटा कम भी ले ले। तो अपन क्या ले लेते हैं, रेंज ले लेते हैं n से n प्लस dn के बीच, n से सॉरी बेटा n प्लस dn के बीच। तो ये क्या रह जाएगा, dn रह जाएगा। ठीक है, तो dn करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहली बात, एक बात देखो बेटा, अपन क्या निकाले थे, कंपन विधाओं की संख्या, जिसको अपन बोलते हैं एन न्यू डी न्यू। तो जो n त्रिज्या का गोला माना ना बेटा, उसका कितना 1/8वां भाग कंप्लीट आयतन का। तो आयतन कितना हो गया 4/3 पाई n क्यूब, और n क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी थी, n स्क्वायर बराबर निकाला था। n स्क्वायर बराबर था क्या, n x स्क्वायर, n y स्क्वायर और n z स्क्वायर, यही वैल्यू थी ना। तो इससे वैल्यू कितनी किसकी निकल गई, n की वैल्यू लिखी। तो n की वैल्यू कहाँ पे रख दी, यहाँ पे रख दी। अब देखो बेटा, ये n कोई एक फिक्स रेडियस का क्या था, जो हमने गोला माना वो, ठीक है, लेकिन ये गोला होगा किसमें, जो घनाकार क्वार्टर माना होगा तो इसमें ही ना। तो टोटल कंपन विधाओं की संख्या होगी किसमें, आयतन यदि कुल मान ले घन का आयतन कितना हो जाएगा a क्यूब। तो यदि हमें कोई बोले कि आवर्ती परास n से n प्लस dn के मध्य, n से n प्लस dn के मध्य मतलब ये n रेडियस होगी, इससे थोड़ा सा आगे जाए तो कितना हो जाएगा बेटा n प्लस dn। तो अपन एलिमेंट कंसीडर कर ले, कौन सा, dn वाला। ठीक है, तो इस dn एलिमेंट के लिए कितनी हो जाएगी कंपन विधाओं की संख्या, कितनी हो जाएगी n न्यू d न्यू। अब होगी कैसे, देखो बेटा, जब अपन आवर्ती परास n से n प्लस dn के मध्य वैल्यू रखेंगे ना, तो प्रति एकांक आयतन जब रखेंगे तो किसका भाग लगा देंगे, a क्यूब का। तो a क्यूब का जब अपन भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 1/6 इंटू कितना हो जाएगा पाई, और कितना हो जाएगा 8 a क्यूब न्यू क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा बेटा c क्यूब। और प्रति एकांक के लिए चाहिए तो a क्यूब का क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट वापस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, अब वापस यहाँ पे जो वैल्यू आई वो किसकी आई, प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जो अपन k लेके चले थे वो उसकी वैल्यू कितनी ली थी, n पाई x अपॉन a, n पाई y अपॉन a, मतलब x की नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं ली थी। इसका मतलब माइनस x दिशा को नहीं लिया था। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, माइनस x दिशा में भी क्या रहेगा, संचरण तो रहेगा ना। इसका मतलब जो जितनी वैल्यू आई उसकी आधी लेके चले, तो टोटल कंपन विधाओं की संख्या को निकालने के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या बोला, n से n प्लस dn के मध्य है ना, तो यहाँ पे n से n प्लस dn का मतलब क्या होगा, कणों की संख्या में परिवर्तन। इसका मतलब इस टर्म का अपन को क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, तब कोई जाके n से n प्लस dn के बीच में आएगा। तो देखो दो काम किए, एक तो 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अवकलन इसलिए किया ताकि dn के बीच में क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए, ताकि अपन को dn की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे n न्यू हो जाएगा, d न्यू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए, जब आप अवकलन करोगे तो ये न्यू क्यूब है ना, इसका कितना हो जाएगा 3 न्यू स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा d न्यू, और अपॉन में कितना आ जाएगा c क्यूब। तो ये ट्वाइस हो गया, ठीक है, और ये ट्वाइस कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया 8। तो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 8 न्यू स्क्वायर d न्यू, अपॉन में बेटा कितनी हो गई c क्यूब। तो ये कितना हो गया, ये हो गया n न्यू d न्यू। अब देखो बेटा हुआ क्या, 8 न्यू स्क्वायर, ये कितनी आई, टोटल n न्यू d न्यू क्या है, कंपन विधाओं की संख्या। लेकिन हमें क्या निकालना है, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। अपन को क्या निकालना है, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। कैसे निकालेंगे, तो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व होता है बेटा u न्यू d न्यू। क्या होता है, u न्यू d न्यू। तो होता है क्या, टोटल कणों की संख्या कितनी, n न्यू d न्यू। उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए किससे, एनर्जी से। तो अपन जानते हैं ऊर्जा का समविभाजन नियम कहता है कि प्रत्येक परमाणु या दोलित्र की एनर्जी कितनी होती है, kT। टोटल संख्या से गुणा करवा दिया तो यहाँ क्या आ गया, टोटल स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व आ गया। ठीक है, तो इसकी अपन जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया कितना, 8 न्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 8 न्यू क्यूब है ना, अपॉन कितना हो गया c क्यूब। न्यू स्क्वायर होगा ना सर, अवकलन कर दिया आपने है ना, तो ये हो गया न्यू स्क्वायर। यहाँ पे भी कितना रहेगा, न्यू स्क्वायर। देखो सर आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 8 न्यू स्क्वायर c क्यूब अपॉन इंटू कितना हो गया kT, और मल्टीप्लाई कितना आ गया d न्यू। ये लो बेटा, ये हो गया रेले जिन का
विकिरण नियम। कब? जब अपन को किसके रेस्पेक्टिव में पूछे बेटा? जब अपन को पूछे न्यू के रेस्पेक्टिव में। लेकिन यहाँ पे आपको लेमडा में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो लेमडा में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक टर्म और देखते हैं और टॉपिक फिनिश। देखिए आइए, अब अपन को यदि लेमडा में कन्वर्ट करना है ना, तो लेमडा में कन्वर्ट करने के लिए देखो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे अपन को एक तो न्यू की वैल्यू लेमडा में कन्वर्ट करनी है और दूसरी डी न्यू की। तो डी न्यू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी, और यहाँ जाएगा डी लेमडा और माइनस आएगा जो अपन क्या ले लेंगे, इसको मोड में ले लेंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व किसमें? डी लेमडा की फॉर्म में। कितना आ जाएगा बेटा? देखना यहाँ पे हो जाएगा 8 न्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और अपॉन में पहले से क्या है? सी क्यूब है। ठीक है सर, और मल्टीप्लाई हो गया किससे? के से। डी न्यू की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी इंटू मल्टीप्लाई बाई डी ऑफ लेमडा। तो देखिए ये सी स्क्वायर और सी कितना बन गया? सी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर हो गया लेमडा की पावर 4। तो यहाँ पे हो गया 8 अपॉन लेमडा की पावर 4 आ गया, और कितना आ गया? के टी आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया? डी लेमडा। ये आ गया स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व किसके अकॉर्डिंग बेटा? लेमडा के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका कंप्लीट रेले जीन का विकिरण नियम। ठीक है, वीडियो को एक साथ इतना लंबा बनाना ज़रूरी इसलिए था कि एक बार छोड़ देता तो बीच में क्या रह जाता? कंफ्यूजन रह जाता। आपको बस यही क्लियर करना है कैसे अपन एक घनाकार कोटर मानते हैं, कैसे गोले मानते हैं, कैसे उसका 1/8 भाग लेते हैं और आयतन लेते हैं, और फिर वापस रेडियस के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं अपन? डीएन निकालते हैं, और डीएन से वापस क्या करते हैं? डी न्यू तक। यहाँ पे जो थोड़ा सा पहले से बताया था उसमें केवल मैंने यहाँ से पाई नहीं लिखा था ना, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई थी? थोड़ी सी गलत आ गई। तो इसका मतलब ये केवल पाई दिखाने के लिए वापस क्या किया था? थोड़ा सा वीडियो को लेंथ किया होगा। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।